Hello and welcome to Only My Health. I am glad to have you all as my viewers today. We all know that International Women's Day is observed on the 8th of March. इसी के चलते हम लेके आए हैं ओनली माय हेल्थ पे एक अनोखा कैंपेन जिसका नाम है हेल्दी नारी हैप्पी नारी. As a part of the campaign, we'll be connecting with experts to talk about the various aspects of women health. Today, we are here to discuss about a very important topic, that is cancers in women. जी हाँ, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में सुन के हम सब हिल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं. ऐसे कई कैंसर्स हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ औरतों में ज्यादा होते हैं या औरतें ज्यादा प्रोन होती है. इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी. शी इज एन ऑन्कोलॉजिस्ट एसोसिएटेड विद मैक्स हॉस्पिटल साकेत. थैंक यू सो मच डॉक्टर अदिति फॉर जॉइनिंग अस टुडे. Thank you so much, Vani, and thank you so much for giving me the chance to interact with Jagran's viewers, and it's my pleasure to be here. थैंक यू सो मच. सो डॉक्टर, जैसे कि मैंने बताया, आज हम लोग विमेन्स में स्पेसिफिकली औरतों में जो कैंसर्स है उसके बारे में बात करेंगे. आप हमें ये बताइए कि क्या ऐसे जो कैंसर्स होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं कैंसर्स के, जस्ट टू स्टार्ट विद, क्या जो सिम्टम्स होते हैं वो औरतों में और मर्दों में अलग होते हैं कैंसर्स के? जो औरतों और मर्दों में कैंसर्स के सिम्टम्स अलग इसलिए बोल सकते हैं कि होते हैं क्योंकि जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स हैं आदमी और औरत में वो थोड़े डिफरेंट होते हैं. तो हमारे मतलब वर्ल्ड वाइड देखा गया है कि जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स इन विमेन, यूट्रस जो हमारे बच्चेदानी है, एंड ओवेरियन कैंसर्स, दीज आर सेकंड. उसके अलावा कॉमन कैंसर होता है लंग का कैंसर एंड फॉलोड बाय वेरियस अदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कैंसर्स. ये जो लंग के कैंसर्स होते हैं या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी पेट के ऑर्गन्स के कैंसर्स होते हैं वो औरतों में भी होते हैं. तो अगर सेम कैंसर को देखा जाए तो सिम्टम सेम होते हैं, पर क्योंकि कुछ कैंसर स्पेशली विमेन में ही होते हैं लाइक ब्रेस्ट एंड गायनेकोलॉजिकल, तो उनके सिम्टम्स ऑब्वियसली डिफरेंट होते हैं. ओके, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है औरतों में. आप हमें कुछ बेसिक जो सिम्टम्स है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बता सकती हैं? जी जी. तो ब्रेस्ट कैंसर लाइक आई सेड इज द मोस्ट कॉमन. इनफैक्ट आज की तारीख में वो दुनिया में सबसे कॉमन कैंसर है. इनफैक्ट मतलब कंसिडरिंग द फैक्ट कि औरतों की पॉपुलेशन एट मैक्स 50% होगी, बट तभी कैंसर इतना कॉमन है कि इट इज द मोस्ट कॉमन कैंसर वर्ल्ड वाइड. इसके सिम्टम्स को एकदम मैं अगर समराइज और एकदम सिंपल उसमें बोलूं तो सबसे कॉमन होता है पेनलेस गांठ होना, यानी कि बिना दर्द के ब्रेस्ट में एक गांठ होना. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास जो हमारे ज्यादातर पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि गांठ तो हमें कई महीनों से थी पर दर्द नहीं था, इसलिए हमें लगा कोई बड़ी बात नहीं है. सबका यही नजरिया होता है कि अगर दर्द नहीं है तो उसको इग्नोर कर दें. अनफॉर्चुनेटली कोई भी कैंसर, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर की जो गांठें होती है वो पेनलेस होती है. दैट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम. सेकेंड कैन बी कि निपल से पानी, एकदम ट्रांसपेरेंट पानी आना या खून आना. थर्ड होता है निपल एकदम से अंदर चले जाना या ब्रेस्ट की स्किन में कोई बदलाव आना या कोई गांठ ब्रेस्ट में या बगल में हो जाना. तो लंप, निपल डिस्चार्ज और निपल या स्किन में कोई चेंज आना, बेसिकली कुछ भी बदलाव आना जिसका हमें रीजन ना पता हो, कैन बी अ सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. जी. तो डॉक्टर अदिति, जैसे कि हमने बात की, हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है टॉप कैंसर्स इन विमेन. बहुत बारी ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं चलता, स्पेशली लेडीज को, बिकॉज दे हैव सो मच ऑन देयर प्लेट इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, किड्स, फैमिली एंड प्लस विद कोविड सराउंडिंग अस. तो आप हमें अगर आप लिस्ट डाउन कर सके कुछ ऐसे कैंसर्स अपार्ट फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर जो औरतों में स्पेशली इंडिया में बहुत कॉमन है. Correct. So you're right. So apart from women tend to ignore their own health, वो इतनी चीजों में बिजी होती हैं कि कई बार हेल्थ इग्नोर हो जाती है. एंड इसलिए बहुत जरूरी है कि सबको पता होना चाहिए क्या वो वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स है जो इसके बारे में सबको पता होना चाहिए, हर लेडी को पता होना चाहिए. और अगर उसको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो तो वो जरूर डॉक्टर के पास जाके चेक कराए. तो जो लाइक आई सेड आफ्टर ब्रेस्ट द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया इज इनफैक्ट सर्विक्स. सर्विक्स होता है वो ऑर्गन जो यूट्रस का माउथ होता है, बच्चेदानी का जो मुंह होता है वजाइना में, दैट इज कॉल्ड सर्विक्स. एंड उसका कैंसर इनफैक्ट
कुछ सालों पहले तक इट वाज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन आवर कंट्री। तो वो या यूट्रस का कैंसर या ओवरीज अंडकोश के कैंसर्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। एक कि पीरियड्स में कोई बदलाव आना, यानी कि इरेगुलर पीरियड्स नहीं, जैसे सपोज कोई लेडी को मेनोपॉज हो गया है, पीरियड्स उनके बंद हो चुके हैं, बट उसके बाद कई साल बाद वापस ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। सो दैट इज समथिंग विच एवरीवन शुड बी कॉशियस अबाउट, कि हमारे पीरियड्स कोई 60-year-old 10 साल से मेनोपॉज हो चुका है, पीरियड्स बंद हो चुके हैं और एकदम से ब्लीडिंग होने लगे, तो दैट कैन बी अ सिम्टम ऑफ कैंसर। सेकंड, एनी वजाइनल डिस्चार्ज, थोड़ा बहुत डिस्चार्ज वजाइना से होना इज कॉमन, बट अगर फाउल स्मेलिंग, प्रोफ्यूज, बहुत ज्यादा खराब स्मेल वाला डिस्चार्ज होने लगे जिसका हमें कारण नहीं पता है, तो उसको चेकअप कराना जरूरी है। मैं ये नहीं कहती कि ये इसका मतलब कैंसर ही है, बट टेस्ट जरूरी है, कैन बी सिम्टम ऑफ कैंसर। देन हम बोलते हैं इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी कि यंगर वुमेन में पीरियड्स के बीच में, दो पीरियड्स के बीच में सडनली ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होने लगे, कोर्स पोस्ट फिजिकल रिलेशनशिप ब्लीडिंग होने लगे, दीज कैन बी वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर। उसके अलावा ओवेरियन कैंसर में जनरली फुलनेस, भूख, नोजिया, अनकंफर्टेबल, डिस्कंफर्ट या यूरिनरी प्रॉब्लम्स होना, ऑल दीज आर सिम्टम्स ऑफ कैंसर। जब भी मैं ये सब सिम्टम्स की बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि जो नॉर्मल पब्लिक है बहुत डर जाएगी, उसको लगेगा ये तो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है, ये तो कई लोगों को ऐसे भी होते हैं। बट बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है जानना कि जो कैंसर के सिम्टम्स होते हैं वो बाकी डिजीजेस के सिम्टम्स से बहुत फर्क नहीं। इन्फेक्शन एंड ऑल में भी सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, बट कैंसर में वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, 2-3 हफ्ते से ज्यादा चलते रहते हैं, दवाइयों के बाद भी आराम नहीं मिलता, और दूसरी बात उसका कारण नहीं पता। तो अगर अनएक्सप्लेन्ड या परसिस्टेंट कोई भी सिम्टम, कोई भी चेंज हो बॉडी में, तो इट कैन बी अ सिम्टम ऑफ कैंसर। इट्स बेटर टू गेट योरसेल्फ चेक। ठीक है, तो डॉक्टर अदिति, एक और एक टर्मिनोलॉजी है गायनेकोलॉजिकल कैंसर। तो ये क्या कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स होते हैं औरतों में? तो गायनेकोलॉजिकल जो मैंने अभी आपको बताया, गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कैंसर्स होते हैं उनको हम गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स बोलते हैं। तो उसी में सबसे कॉमन होता है सर्विक्स। अब वो एंडोमेट्रियम भी काफी कॉमन हो गया है हमारा। सर्विक्स, एंडोमेट्रियम और ओवरी। एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्रस, बच्चेदानी, सर्विक्स का मैंने आपको पहले ही बताया, और ओवरी। इन तीन, ये 3 आर द मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स। उसके अलावा जो वजाइना या फीमेल प्राइवेट पार्ट्स हैं, वल्वा, उस सब में भी कैंसर्स होते हैं, पर वो काफी रेयर होते हैं। यही 3 सबसे कॉमन कैंसर्स है जिसके सिम्टम्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया। डॉक्टर अदिति, जैसे कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोग सोचना ही नहीं चाहते, ऑफ कोर्स, बिकॉज इट्स समथिंग विच इज स्कैरी, बट कई लोग इसकी स्क्रीनिंग के लिए भी जाने से कतराते हैं, बिकॉज जैसे आजकल बोला जाता है कि 30 साल की उम्र के बाद आपको अपनी कैंसर स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द चेंजिंग लाइफस्टाइल्स। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? तो ये बात सही है आपकी कि इनफैक्ट यू हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन यू सेड कि कैंसर शब्द के नाम से ही लोग घबराते हैं। इनफैक्ट आज हमारे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमें आपसे डर नहीं लगता, बट आपकी डिपार्टमेंट में नहीं आना चाहता कोई भी। मतलब अगर कोई हमारे पास कोई रेफर कर दे पेशेंट, तो वो पेशेंट सुन के ही कि हम किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कोई भी नेचुरल होता है, घबरा जाता है। सो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट थोड़ा अवेयरनेस, इनफैक्ट जैसे आपका ये इनिशिएटिव है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि लोगों को पता चले कि इट कैन हैपन टू एनीवन एंड देयर इज अ, यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल एंड रीच फॉर हेल्प। जो आपका सवाल था कि स्क्रीनिंग के बारे में, कि स्क्रीनिंग के क्या टेस्ट होते हैं, क्या करना चाहिए, तो एक्चुअली स्क्रीनिंग का क्या मतलब होता है, पहले मैं ये बताना चाहूंगी। एक होता है जनरली हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं या टेस्ट के लिए क्यों जाते हैं, जब हमें कोई तकलीफ हो, सिम्टम ड्रिवन अप्रोच, यानी कि मुझे कुछ आज तकलीफ हुई, बुखार हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गई, या कोई परेशानी हुई तो डॉक्टर के पास गई। स्क्रीनिंग होता है जब मुझे कोई तकलीफ ना हो, रूटीन टेस्ट कराना विदाउट एनी प्रॉब्लम कराना, दैट इज लेबल्ड स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग के ना हमारे देश में बहुत क्लियर गाइडलाइंस कम है, बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है, बट औरतों के लिए स्पेशली 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग, बहुत ही इजिली अवेलेबल है, चीप है, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू एक्सेस।
उसको एक टेस्ट होता है पैप्समियर, हो सकता है आपके कुछ व्यूअर्स ने आपने उसका नाम सुना हो। पैप्समियर सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग का टेस्ट है, जो इनफैक्ट 30 साल के 21 साल के बाद रिकमेंडेड है every 3 years, and after the age of 30, pap smear with HPV, human papilloma virus co-testing, is recommended every 5 years. So cervical cancer जो मैंने बोला is one of the most common gynecological cancers, is known to be caused due to a virus called HPV, जिसके लिए वैक्सीन भी उपलब्ध है, हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं आगे। बट HP, ये जानना कि वो वायरस एक लेडी को इन्फेक्ट कर रहा है कि नहीं, उसका टेस्ट, और पैप्समियर यानी कि जो सर्विक्स के कुछ सेल्स निकाल के टेस्ट करना, ये हर लेडी को अबव द एज ऑफ 21 कराना चाहिए every 3 to 5 years depending on her age group till she is 65. It's a very simple test. Most gynecologists and labs offer it. Most nursing homes, hospitals offer it. Few minutes लगता है, OPD बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि OT जाना है, कोई बड़ा टेस्ट है। ओपीडी बेसिस पे जैसे गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करता है एक डॉक्टर, एक छोटे से ब्रश से थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, कुछ सेल्स लेके लैब में टेस्टिंग के लिए जाते हैं। सो दैट इज स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर, जो हर लेडी को करवाना चाहिए, और बहुत फ्रीक्वेंट, हर साल भी नहीं कराना है, वंस इन 3 to 5 years इज क्वाइट ओके। सेकेंड इज, जो दूसरा स्क्रीनिंग एक टेस्ट है वो है ब्रेस्ट के लिए मैमोग्राम। मैमोग्राम इज बेसिकली एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट। इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट, जैसे हमें खांसी होती है, बहुत ज्यादा निमोनिया का शक होता है तो डॉक्टर चेस्ट एक्सरे बोलता है, वैसे मैमोग्राम इज एन एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट। अगेन इट्स इजिली अवेलेबल, बट इट इज रिकमेंडेड फॉर वुमेन ओवर द एज ऑफ 40। यंगर वुमेन में उसका यूज नहीं देखा गया है, तो 40 साल के ऊपर की लेडीज को वंस इन 2 और वंस इन अ ईयर मैमोग्राम का ऑप्शन होना चाहिए। यंगर वुमेन को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, बट स्क्रीनिंग के तौर पे सिर्फ मैमोग्राम रेकमेंडेड है। तो पैप्समियर एंड मैमोग्राम्स आर 2 स्क्रीनिंग टेस्ट जो हर औरत को पता होना चाहिए और अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। ओके, तो डॉक्टर आप एक बात बताइए, जैसे कईयों में बोलते हैं कि फैमिली हिस्ट्री मैटर्स व्हेन इट कम्स टू कैंसर, तो जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है कैंसर्स की, स्पेशली जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो क्या इस सिचुएशन में भी जो आपने बोला मैमोग्राम टेस्ट इज ओके टू बी डन आफ्टर द एज ऑफ 40, तो क्या इन केसेस में भी पीपल शुड वेट टिल 40 फॉर द रेगुलर स्क्रीनिंग्स, या you have other guidelines for those who have a history of cancer in their family? Actually, it's very pertinent आज के जमाने में, people at average risk. Yeah. के families में कोई increased risk, ovarian cancer या certain other cancers may be very common. उनमें हम recommend करते हैं कि at any age, once a person is an adult, they can discuss with their, in fact, जिन family members को cancer हुआ है, they should first be tested for some genetic syndromes, कुछ genetic mutations या changes हो सकते हैं उनके DNA में, उसके लिए उनको चेक होना चाहिए, फिर बाकी members of the family को भी चेक करवाना चाहिए, एंड बाकी लोगों को भी ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। तो इनफैक्ट अगर जैसे BRCA, 2 syndromes होते हैं, BRCA1 and 2, हो सकता है आपके कुछ व्यूअर्स ने सुना हो, because of Angelina Jolie it had become quite, it was quite in the news. Yes. So अगर कुछ families are known to be affected by these DNA mutations and these syndromes, then in fact as young as 25 उनकी screening with mammogram and MRI, ज्यादा intensive tests होते हैं, ज्यादा frequently होते हैं, वो recommended होते हैं। तो this is for people, जो मैंने पहले बताया, that is for people at average risk, जिनका increased risk होता है, they have to discuss and form a screening plan with their oncologist. अब ये तो आपने जो टेस्ट होते हैं इनके बारे में बताई, कोई ऐसी ब्लड टेस्ट है जो कराना जरूरी होता है अपनी रेगुलर स्क्रीनिंग में, टू चेक इफ देयर आर एनी डिस्क्रिपेंसीज इन द बॉडी? No, actually this is again, I'm glad you brought it up, because कई लोग करवाते हैं और कई लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन होती है कि कुछ ब्लड में ट्यूमर मार्कर्स हैं या ब्लड टेस्ट हैं जिससे पता चल जाए। तो आज तक कोई भी ब्लड टेस्ट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर स्क्रीनिंग पर्पसेस। इट इज रिकमेंडेड अगर किसी को ऑलरेडी कैंसर का पता है तो उनके फॉलोअप में या उनके ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स को देखने के लिए रिकमेंडेड है। बट रूटीन पब्लिक का ब्लड टेस्ट हो जिससे पता चल जाए कि उनको कैंसर है कि नहीं, ऐसा कोई टेस्ट है नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट देयर येट।
So there are no blood tests which I can recommend as a rule for the entire population. ओके अब तो जैसे कि डॉक्टर अदिति, हम लोग का जो टॉपिक है वो बेसिकली कैंसर्स जो लेडीज होती है हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इन अ लॉट ऑफ केसेस स्पेशली जिनको कैंसर्स हो जाते हैं या जिनकी ट्रीटमेंट चल रही होती है, इन सेवरल केसेस बोला जाता है कि कंसीव करने में इशू हो सकता है और मे बी दे माइट नॉट बी हैव दे माइट नॉट बी एबल टू हैव किड्स। तो ये क्या सिचुएशन होती है? ये कौन से टाइप ऑफ कैंसर्स होते हैं जिसमें लेडीज बाद में कंसीव नहीं कर सकती? Yeah, so I think your questions are very on point. Matlab, I must congratulate because they're actually very relevant for women out there because ये सबसे ज्यादा common fears होते हैं. तो you're right, fertility preservation हम बोलते हैं इसको कि पहले क्या होता था कि जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसमें कभी कभी डिपेंडिंग ऑन द स्टेज एंड टाइप ऑफ कैंसर यू मे नीड सर्जरी, यू मे नीड सम कीमोथेरेपी और रेडिएशन. ये जो सारे ट्रीटमेंट से कभी कभी पेशेंट्स की फर्टिलिटी यानी द एबिलिटी टू कंसीव कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. सो उसमें पर ये इट्स नॉट अ रूल. ऐसा नहीं है कि कोई उसके बाद कैंसर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बाद कंसीव नहीं कर पाता. इनफैक्ट एज ऑफ टुडे ऑन्को फर्टिलिटी यानी कि प्रिजर्विंग द एबिलिटी ऑफ अ लेडी टू कंसीव इफ शी वांट्स आफ्टर हर कैंसर ट्रीटमेंट इज कंप्लीटेड पे काफी फोकस देते हैं हम लोग, ध्यान देते हैं. इनफैक्ट कैंसर ट्रीटमेंट के पहले हम उनके साथ डिस्कस करते हैं that whether because now we have a lot of young patients also. Again, कई लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि कैंसर ओनली हैपेंस इन द एल्डरली, काफी उम्र के साथ ही होता है, बट a large chunk of our patients are in the reproductive age group, in the 20 to 40 age bracket. तो उनके साथ हम इनफैक्ट कैंसर क्या ऑप्शंस है, कैसे उनको साइड इफेक्ट, दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचाया जाए ताकि उनका फर्टिलिटी बचा रहे. सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं कि ओवरीज को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और इनफैक्ट कैसे उनकी फर्टिलिटी और कैंसर ट्रीटमेंट साथ साथ चले. तो इट इज अ वेरी बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन द गायनेकोलॉजिस्ट एंड द इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड द ऑन्कोलॉजिस्ट, बट इट्स डेफिनेटली पॉसिबल एंड इट मस्ट बी डिस्कस्ड. तो डॉक्टर अदिति, ये किस वजह से होता है? क्या ये सर्जरी का एक रीजन होता है या कीमोथेरेपी? बिकॉज अ लॉट ऑफ विमेन स्पेशली आई नो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी एक हो गया, बाल गिरना एक रीजन हो गया. तो लोग मतलब कतराते हैं ऐसी ट्रीटमेंट्स लेने के लिए. दे आर ओके टू बेयर द डिजीज बट दे आर नॉट ओके टू बेयर द पेन जस्ट टू बी क्योर्ड. तो ये क्या रीजन होता है इसका? तो अगेन जो आप बोल रहे हो ना, ये एक्चुअली ये काफी कॉमन फियर होता है. लोग हमसे आके बोलते हैं कि हमें ना कुछ और कोई दवा दे दो या कुछ दे दो, हमें ये कीमोथेरेपी नहीं लेना या सर्जरी नहीं कराना, क्योंकि डर बहुत होता है. बट देयर आर टू थिंग्स एक्चुअली व्हेन वी प्लान ट्रीटमेंट फॉर अ पेशेंट विद एनी कैंसर. हम दो चीजों पे देखते हैं. नंबर वन फोकस इज ऑन, हम जो बोलते हैं सेफ्टी एंड ऑन्कोलॉजिकल सेफ्टी, यानी कि उनको डिजीज से क्योर हो जाए एंड कैंसर के वापस आने के चांसेस मिनिमम हो. नंबर वन फोकस वो होता है. और नंबर टू, बट becoming more important with every passing year, is quality of life. कि उनकी लाइफ में कोई बदलाव ना आए, बाल कम से कम गिरे, दिखने में कोई बदलाव ना आए, मतलब वो फंक्शनल उतना ही रहे. इफ दे वांट टू प्लान अ फैमिली दे शुड बी एबल टू डू इट. उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज ना हो. तो ये दोनों चीजों का एक बैलेंस होता है, वो हम कोशिश करते रहते हैं. बट कभी कभार ये होता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ टेक्स अ बैक सीट ओवर सेफ्टी. एक्चुअली जो आपका सवाल था ये क्यों होता है, जैसे बाल गिरना तो जनरली कीमोथेरेपी से हो जाता है. फर्टिलिटी का जो कॉम्प्रोमाइज है, अगर किसी के सपोज किसी को ओवरी का कैंसर हुआ या यूट्रस का कैंसर हुआ जिसके लिए उसकी ओवरीज निकालनी पड़ी या यूट्रस निकालना पड़ा, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी. तो एक्चुअली there's no one answer. It depends on the type, stage of cancer and the treatment given. But I would just like to reassure कि हमारे जो भी viewers हैं आज सुन रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट है. ऐसा नहीं है कि कैंसर ट्रीटमेंट मींस लॉस ऑफ फर्टिलिटी. क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन बी इंश्योर्ड, बट थोड़ा सा बस ट्रिकी होता है. हमारा एक व्यूअर है नेहा, वो हमसे पूछ रही है क्या प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट में गांठ आना, क्या ये कैंसर का एक लक्षण हो सकता है या किसी और वजह से भी हो सकता है? ओके, सो गांठ आना, ब्रेस्ट में एक पेनलेस लंप आना कैंसर का भी लक्षण हो सकता है, पर कई और कारणों से भी हो सकता है. तो ऐसा नहीं है कि इट
इट इज 100% नॉट कैंसर और 100% कैंसर। हम लोग बोलते हैं इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ बिनाइन कंडीशंस होती है, यानी नॉन कैंसरस कंडीशंस होती है, उसमें फाइब्रोडेनोमा, ब्रेस्ट में सिस्ट होना, या प्रेगनेंसी के बाद कई लोगों में मिल्क कलेक्ट हो जाता है, गैलेक्टोसील करके कंडीशन होती है, वो हो सकता है। एप्सिस, इंफेक्शन हो सकता है, स्पेशली जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा हो। तो ये सब बिनाइन चीजें होती हैं, और इनफैक्ट इन अ यंग वुमन दे आर मोर कॉमन देन कैंसर। तो अगर मैं एक लेडी हु इज जस्ट आफ्टर प्रेगनेंसी कमिंग टू मी विथ अ ब्रेस्ट लम्प, अगर उनमें एक स्टडी करूं ऐसी 100 लेडीज में, तो हो सकता है मेजोरिटी को कैंसर नहीं होगा, बट कुछ को कैंसर होगा। तो इट इज बेटर, हम हमेशा बोलते हैं कि अगर ब्रेस्ट में कोई गांठ हो तो ब्रेस्ट सर्जन से मिलकर इसका ट्रिपल टेस्ट कराओ, उनको एग्जामिन करवाओ। यंगर वुमेन में अल्ट्रासाउंड कराएंगे वो, या बड़े में मैमोग्राम कराएंगे, और तीसरा एक नीडल टेस्ट कराएंगे, एफएनए या कोर बायोप्सी हम प्रेफर करते हैं, बायोप्सी टुकड़े के टेस्ट। ये तीनों टेस्ट के बाद बता सकते हैं, उसके बिना आपको कोई नहीं बता सकता कि ये कैंसर है या नहीं है। तो जैसे कि अभी हमने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में थोड़ा डिटेल में बात किया, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज समथिंग दैट इज मोर कॉमन इन वुमेन दीज डेज। क्या जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो चुका होता है वो क्योर हो जाता है? अ लॉट ऑफ वुमेन दे गेट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज डन। तो क्या इसके बाद जो उनकी लाइफ होती है, आर दोज ऑर्गन्स इक्वली फंक्शनल जैसे आपके ओरिजिनल जो ऑर्गन होता है वैसा? So reconstruction, like you said, पहली बात तो मैं बताना चाहूंगी कि ब्रेस्ट कैंसर does not mean breast removal. तो ऐसा नहीं है कि every breast cancer patient needs to get her breast removed. In fact, majority of our patients we are able to save their breast. तो हम ऐसे आजकल ऐसी सर्जिकल टेक्निक्स हैं जिससे ब्रेस्ट कंजर्वेशन और ऑन्कोप्लास्टी करके नेचुरल लुकिंग ब्रेस्ट बच सकता है। बट हाँ, कुछ पेशेंट्स में मैस्टेक्टमी यानी कि ब्रेस्ट रिमूवल की जरूरत पड़ती है। और अगर ब्रेस्ट रिमूवल यानी पूरे ऑर्गन के रिमूवल की जरूरत पड़ती है, तो हम रिकंस्ट्रक्शन यानी आर्टिफिशियल ब्रेस्ट बनाना ऑफर करते हैं। कुछ पेशेंट्स को हम ऑफर करते हैं इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सर्जरी, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ही रिकंस्ट्रक्शन करवा लें, ताकि दे डोंट हैव टू बी विदाउट अ ब्रेस्ट फॉर इवन अ डे। एंड इन सम पेशेंट्स लाइक यू सेड डिलेड रिकंस्ट्रक्शन होता है कि वो बाद में करवा सकते हैं, फॉलोअप में जब भी वो चाहे। तो ये जो क्या इसका नॉर्मल फंक्शनैलिटी, नॉर्मल लुक एंड फील होता है, तो लुक तो नॉर्मल काफी होता है, फील में जनरली थोड़ा सा डिफरेंस होता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि क्योंकि इट्स एन कोशिश हो रही है नर्व स्पेयरिंग टेक्निक्स एंड ऑल की। बट एज ऑफ टुडे मेजॉरिटी ऑफ रिकंस्ट्रक्टेड ब्रेस्ट में दिखने में काफी हद तक नॉर्मल होगा, बट फील में थोड़ा डिफरेंस होगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कौन सी टेक्निक यूज की गई है। तो कॉमनली ब्रेस्ट में इम्प्लांट्स यूज होते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल सिलिकॉन के ब्रेस्ट को इम्प्लांट किया जाता है, इम्प्लांट बोलते हैं। कभी कभार फ्री फ्लैप होता है जिसमें लेडी के अपने ही या तो पेट से या बटक से कुछ टिश्यू लेके ब्रेस्ट बनाया जाता है। तो वो उसका फील और इम्प्लांट के फील में फर्क होता है, बट देयर इज सम डिफरेंस, बट इट इज द लुक इज मोर और लेस द सेम। कैंसर जैसे ही हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल, द डिजीज एस्पेक्ट ऑफ इट, तो इस पे हमेशा जो फोकस होता है वो ज्यादा रहता है। बट व्हेन इट कम्स टू कैंसर्स इन विमेन, मेंटल हेल्थ का भी एक ऐसा एस्पेक्ट है, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर हम इंडिया में देखें तो जो एक विमेन होती है वो अपने बारे में सोचेंगी, अपने बच्चों के बारे में सोचेंगी, अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगी, वर्क, होम, एवरीथिंग टुगेदर। तो आई एम श्योर आपके पास ऐसे बहुत पेशेंट्स आते होंगे जो ड्यूरिंग देयर ट्रीटमेंट दे लूज देयर होप, दे डोंट फील बेटर, इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू टेक द ट्रीटमेंट। तो आपका इन सब के बारे में क्या कहना है? So you're absolutely, in fact you're right, because I think हम कई बार, मैं तो अपने पेशेंट से बोलती हूँ कि जितना फिजिकल, इट्स अ फिजिकल बैटल तो है ही, फिजिकली टेक्स अ टोल ऑन योर बॉडी, बट इट्स अ मेंटल बैटल एज वेल, बिकॉज लाइक यू ओनली सेड इन द बिगनिंग कि ये शब्द से ही लोग घबराते हैं, कतराते हैं। तो एंजाइटी, स्ट्रेस काफी एसोसिएट होता ही है। उसके अलावा ड्यूरिंग ट्रीटमेंट द फिजिकल पेन ऑफ इट इज वन पार्ट, फाइनेंशियल इज अनदर पार्ट। मेंटली कई लोग काफी डिस्करेज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमारी इनफैक्ट लाइक आई सेड, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ की कोशिश होती है उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि उन लोगों का मेंटल हेल्थ भी बना के रखें। So we closely work with a psychologist in our team. We have a psycho-oncologist in our team
who looks after cancer patients, who and their families, caregivers जो हम बोलते हैं, कि उनको support मिले कि how to have the mental strength to go through the treatment. क्योंकि हमारी भी कोशिश ये रहती है कि पेशेंट्स के हम मतलब बिफोर वी टॉक अबाउट द निटी ग्रिटीज ऑफ द डिजीज हम ये बात करें कि मेंटली आर दे एबल टू एक्सेप्ट इट, क्या वो उसको, क्या उनको काउंसलिंग की जरूरत है, क्या उनको, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत साइकेट्रिक हेल्प की भी जरूरत पड़ती है, बट मोस्ट पेशेंट्स एंड हमारा सपोर्ट ग्रुप हेल्प्स अ लॉट. सो वी हैव अ ग्रुप ऑफ 100 200 इनफैक्ट इवन मोर patients who have undergone treatment. So we generally ask our patients to reach out to the support group के volunteers उनसे बात करते हैं. So when they hear from people who have had this treatment in the past and who are now leading normal lives, they get that mental strength. So it is very important to look into the mental health aspect as well. I completely agree. हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है डॉक्टर अदिति. हमारी जो व्यूअर है वो हमसे पूछे, अगर फाइब्रोडेनोमा हो जाए तो क्या ये सप्लीमेंट से ठीक किया जा सकता है? सो फाइब्रोडेनोमा इज अ वेरी कॉमन, मैंने इनफैक्ट जब आपने वो प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट लम्प का क्वेश्चन पूछा था तो मैंने फर्स्ट डिफरेंशियल फाइब्रोडेनोमा बोला था. बहुत ही कॉमन है यंगर वुमेन में, छोटी सी गांठ बन जाना बिना दर्द के, जिसको अल्ट्रासाउंड पे एफएनए या बायोप्सी पे डॉक्टर ने बोला कि ये फाइब्रोडेनोमा है. एक्चुअली कोई दवाई जो हेल्थ सप्लीमेंट्स हम देते हैं और डॉक्टर्स देते हैं पेशेंट्स को, वो बहुत ही कम सिचुएशन में फाइब्रोडेनोमा को गायब करती है, क्योर नहीं हो पाते, बट दे आर नॉट रिस्की. अगर वो बढ़ नहीं रहे, 1-1.5 सेंटीमीटर का फाइब्रोडेनोमा है पर प्रोवन फाइब्रोडेनोमा है, डॉक्टर ने टेस्ट करके बताया कि फाइब्रोडेनोमा है, तब उसको हम छोड़ भी सकते हैं. दवाइयों से कोई बहुत कम फाइब्रोडेनोमा घुलते हैं, टू बी ऑनेस्ट, उनका ग्रोथ रुक सकता है. बट व्हाट हम हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि 70% फाइब्रोडेनोमास जैसे हैं वैसे ही पड़े रहते हैं फॉर इयर्स ऑन एंड. 20% अप टू 20% कैन इंक्रीज इन साइज, बढ़ सकते हैं. अगर वो बढ़े तो उनको सर्जरी की जरूरत होती है. और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत 10% है जो खुद ब खुद कम होने लगते हैं. बट सप्लीमेंट्स का ना थोड़ा बहुत ज्यादा रोल इसमें नहीं होता. जैसे कि मैं अपने व्यूअर्स को वापस बताना चाहूंगी, हम लोग ओनली माई हेल्थ पे कैंपेन लेके आए हैं, हेल्दी नारी हैप्पी नारी. आज हम है डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी के साथ, जो हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स बता रही है कैंसर्स इन विमेन के बारे में. तो डॉक्टर अदिति, व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ अ डॉक्टर? एक डॉक्टर कितना इम्पोर्टेंट होते हैं एक कैंसर पेशेंट के लिए, उनकी ओवरऑल रिकवरी के लिए? सो एक्चुअली अब मैं इसका क्या ही जवाब दूं कि क्या कितनी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो मुझे पता नहीं. आई थिंक इट्स अ टीम प्ले. ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अलोन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन अ कैंसर पेशेंट्स रिकवरी. इट्स जैसा हम बोलते हैं कि कैंसर को मल्टी डिसिप्लिनरी एफर्ट, बहुत सारा टीम एफर्ट लगता है. तो पेशेंट का भी एफर्ट लगता है, पेशेंट के फैमिली सपोर्ट सिस्टम, फ्रेंड्स का भी एफर्ट लगता है, डॉक्टर का भी इफेक्ट लगता है, हमारे नर्सिंग स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, हमारे जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ होता है, टीम एफर्ट लगता है. तो आई कांट से डॉक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट. दे हैव अ डिसेंट रोल टू प्ले. ओके, तो डॉक्टर अदिति, हमारे पास एक क्वेश्चन आया है. इट्स अ लिटिल आई फील ऑफबीट, बट देन आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू नो. जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहे हैं, क्या स्किन कैंसर्स प्रेगनेंसी के दौरान थोड़े कॉमन है? सो टू बी ऑनेस्ट नो, स्किन कैंसर हमारे देश में तो थोड़े रेयर भी है, एंड प्रेगनेंसी से ऐसा कुछ उनका रिलेशन नहीं है, उनके कोई बहुत ही स्पेसिफिक काइंड ऑफ कैंसर है. बट कोई भी कैंसर प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकता है, चाहे वो स्किन कैंसर हो, या जो आप हमने गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स की बात की, या ब्रेस्ट कैंसर, लंग, कोई भी कैंसर लाइफ में कभी हो सकता है, किसी भी एज पे हो सकता है. किसी एज ग्रुप्स में ज्यादा कॉमन होता है, बट प्रेगनेंसी में भी हो सकता है. बट ऐसा कोई उसका प्रेगनेंसी से रिलेशन नहीं. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द क्योर ऑफ एनी डिजीज, आई नो डाइट एक ऐसा एस्पेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड देयर आर सेवरल रिस्ट्रिक्शंस. अगर किसी को कैंसर का स्केयर होता है या किसी की फैमिली हिस्ट्री में कैंसर होता है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो डाइट में
लेने चाहिए, आई थिंक, बिकॉज डॉक्टर्स वो सजेस्ट करते हैं। तो ऐसे क्या रिस्ट्रिक्शंस है अगर किसी की फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है उन लेडीज के लिए? सो डाइट एंड कैंसर इज इनफैक्ट द मोस्ट कॉमनली क्वेश्चंस। मुझे लगता है इस पे इतना डिस्कशन भी होता है, डाइट एंड कैंसर, क्या डाइट इन जनरल पे, कि क्या खाया जाए, व्हाट इज द बेस्ट, मतलब आई थिंक दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस। एंड टू बी ऑनेस्ट ना, मेरा आंसर शायद लोगों को बहुत इम्प्रेसिव या वो नहीं लगेगा, क्योंकि इसका कोई बहुत स्मार्ट आंसर है नहीं। इट इज समथिंग वेरी रेगुलर। तो अगर मैं फॉर पेशेंट्स हु हैव इवन अंडरगॉन कैंसर ट्रीटमेंट या जिनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, मैं सबको ये बोलती हूँ कि आपको पता है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ अस नो व्हाट्स अ हेल्दी डाइट। एक दो चीजें जो मैं बताना चाहूंगी, एक ये है कि डू नॉट कट एनी फूड ग्रुप कंप्लीटली। तो कुछ लोग बोलते हैं कि शुगर बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, या डेयरी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, दूध के प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, या फैट कुछ कीटो डाइट यूज कर लो, मतलब कार्बोहाइड्रेट से एलिमिनेट कर दो। तो वी ऑनेस्टली बिलीव कि कोई भी एक फूड ग्रुप एलिमिनेट नहीं करना चाहिए, कोई भी फैंसी डाइट का कोई इतना रोल नहीं है। हैव एवरीथिंग, मॉडरेशन इज द की। हैविंग एवरीथिंग इन स्मॉल अमाउंट्स, रेगुलर मील्स, कीपिंग ऑल फूड ग्रुप्स इन्वॉल्व, वो बहुत जरूरी है। एक तो जरूरी है कि कोई भी फैंसी डाइट कभी भी सस्टेनेबल नहीं होती। कोई भी, आप लोग ने भी देखा होगा कि हम, जहां मैं अगर ये बोल दूं कि ये एकदम छोड़ दो, आदमी 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल छोड़ देगा, पर कभी ना कभी इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओनली वेरी फ्यू पीपल विल हैव द सेल्फ डिसिप्लिन टू कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। सो बेटर कि आप कुछ भी एलिमिनेट ना करें, मॉडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक और चीज मैं बोलती हूँ कि ऐड कलर टू योर प्लेट। सो रंगीन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा खाएं, नट्स, सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये ज्यादा खाएं। एंड कट आउट व्हाइट्स, प्रोसेस्ड फूड्स जो होते हैं, चाहे वो जंक हो, व्हाइट फूड्स यानी कि हम इनफैक्ट बोलते हैं सीरियल्स, चाहे, क्योंकि जो रोटी, चावल, या चीज या मिल्क, कुछ भी, ये सब व्हाइट्स जो होते हैं उनको कम खाएं। खाएं, जीरो ना करें, बट कम खाएं। कलर ज्यादा खाएं, बैलेंस में सब कुछ खाएं। एंड जंक फूड से दूर रहे, प्रोसेस्ड चीजों से। कोई भी चीज जो पैकेट में आ रही है, प्रोसेस्ड है, सुपरमार्केट के शेल्फ से मिल रही है, उससे उसका कम से कम सेवन करें। शुगर या फ्राइड फूड कम से कम करें। दैट्स इट। कोई सुपर फूड नहीं है टू प्रिवेंट अगेंस्ट कैंसर। ओके। तो अगर हम बात करें कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान, क्या ऐसी कोई चीजें होती है जो मना होती है? जैसे बोलते हैं आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत लो होती है उस टाइम पे, बिकॉज यू आर अंडरगोइंग सच हैवी ट्रीटमेंट। तो क्या ऐसी कोई चीजें हैं जो डूज एंड डोंट्स आप अपने कैंसर पेशेंट्स को, स्पेसिफिकली जो लेडीज है, जो यंग है, एंड यू नो दैट दे विल इवेंचुअली वांट टू प्लान अ फैमिली और वुड वांट टू लीड अ हेल्दी लाइफ बिकॉज दे लुक एट गेटिंग सेटल डाउन, तो ऐसी कोई चीजें हैं जो आप उनको डाइट में स्पेसिफिकली सजेस्ट करती हैं? सो ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट हम बस यही बोलते हैं कि अगेन व्हाट आई टोल्ड यू, कि कुछ भी बाहर का हाई फैट, हाई कैलोरी, फैटी, ग्रीजी, स्पाइसी फूड कम से कम खाएं। प्रोसेस्ड चीजें कम खाएं। शुगर इनटेक हम बोलते हैं मिनिमाइज करें, कम खाएं। मतलब वंस अ वीक थोड़ा सा मीठा ले लिया, ठीक है, छोटा सा पोर्शन लिया, वो ठीक है। एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट, सीड्स ज्यादा खाएं। कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान इम्यूनिटी कम होती है, तब उनको इनफैक्ट रॉ चीजें भी थोड़ा मना करते हैं। हम बोलते हैं घर के कुक्ड वेजिटेबल्स, कुक्ड खाना, ये सब खाएं। प्रोटीन का इंटेक ज्यादा रखें। एंड कई बार थोड़ा सा ट्रीटमेंट से नोजिया, वॉमिटिंग, एपेटाइट लॉस होती है, तो थोड़ा सा उसको टेस्टी करने के लिए, या वो हमारे डाइटिशियंस उनसे थोड़े टच में रहते हैं कि सिंपल घर के खाने को कैसे पैलेटेबल बना के खाएं। बट ऐसा कुछ बहुत स्पेसिफिक नहीं होता है कि ये जरूर बिल्कुल भी ना खाएं या जरूर मतलब खाएं। अल्कोहल से हम बोलते हैं कि स्मोकिंग तो इज अ स्ट्रिक्ट नो, 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 नो स्मोकिंग एट ऑल। अल्कोहल भी इफ पॉसिबल अ कंप्लीट नो, नो, अदरवाइज बेयर मिनिमम। ओके। जैसे कि हम लोग ने कैंसर रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात की, स्पेशली मैं ये जानना चाहूंगी कि कुछ कुछ औरतों में हम देखते हैं दे आर नॉट इवन इन देयर स्टार्टिंग ट्वेंटीज, बट आजकल स्पेसिफिकली मैंने खुद देखे हैं ब्रेस्ट कैंसर के केसेस इन वेरी यंग गर्ल्स हु आर मे बी इन द स्टार्टिंग ट्वेंटीज और मिड ट्वेंटीज। तो क्या
योर लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट होता है आपका कैंसर के प्रेवलेंस पे आजकल के, स्पेशली आजकल के हमारे लाइफस्टाइल में? So actually, there's not a lot of data to support this, but yeah, you're right. Even we are seeing a lot of young patients with cancer. So in fact, youngest would be as young as 19 actually, and 18, 19 year old. But ये बहुत rare होता है. Important ये है कि majority of breast cancers even today happen in the age group of 40 to 60. But ये भी है कि 20s, 30s में भी होता है. Lifestyle is one cause. बट जो मतलब वेट गेन, अल्कोहल इनटेक, एक्सेस हार्मोनल एक्सपोजर, ये सब पर ये जो सब चीजें ना, इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट आने की वजह से जो ये कैंसर्स होते हैं ना, वो जनरली 40s, 50s, 60s में होते हैं. क्योंकि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है कि लाइफस्टाइल का इतना इम्पैक्ट 20 ईयर ओल्ड में आना बहुत मुश्किल है. सो इनफैक्ट जो यंगर कैंसर्स होते हैं उसमें हमें लगता है कि जेनेटिक्स हैव अ लार्जर रोल टू प्ले. बट ऐसा नहीं है कि 100%. इनफैक्ट ओनली 10% ऑफ ऑल कैंसर पेशेंट्स हैव अ फैमिली हिस्ट्री. उनके जेनेटिक कोई पता चलता है कि उनके परिवार में लोगों को कैंसर हो. 90% का ऐसा नहीं होता. लाइफस्टाइल, बट आई वुड स्टिल रेट लोअर फॉर यंगर वुमेन. यंगर वुमेन में आई थिंक अननोन जेनेटिक फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है. या हमारा एनवायरमेंट ही, हमारे जो लाइफस्टाइल है, lack of exercise, alcohol, addictions, lack of, a lot of junk food, processed material. All these are probably leading to this change, but I can't pinpoint why is it. ओके. हमारी एक व्यूअर है चंचल, शी इज आस्किंग, हम लोग क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इतना एलैबोरेटली बात कर रहे हैं, क्या ब्रेस्ट कैंसर बिना कीमोथेरेपी के ठीक हो सकता है? We get this question a lot. जी, we get this question a lot. But इसका आंसर yes है. हर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती. सो जनरली ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में सर्जरी इन्वॉल्व होती है, कीमोथेरेपी इन्वॉल्व होती है. कीमोथेरेपी यानी कि कुछ इंजेक्शन, दवाइयां. थर्ड होता है रेडिएशन, सिकाई. फिर होता है हार्मोन या टारगेटेड थेरेपी, कुछ स्पेशल टाइप की दवाइयां. हर पेशेंट को सब चीजों की जरूरत नहीं होती. इट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द पेशेंट, ट्यूमर का क्या टाइप है, कैंसर का टाइप क्या है, कैंसर का स्टेज क्या है, और अ लॉट ऑफ हम बोलते हैं इसको पेशेंट एंड ट्रीटमेंट फैक्टर्स. बहुत सारी चीजें, ट्यूमर फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें होती हैं. अगर बहुत ही अर्ली स्टेज का कैंसर हो, स्टेज 1, छोटा सा ट्यूमर हो, कहीं फैला नहीं है, नोड्स में भी नहीं फैला है, एक स्पेशल टाइप का हो, हार्मोन पॉजिटिव, और वुमेन की एज 50 से ऊपर हो, तो कीमो अवॉइड किया जा सकता है. हर पेशेंट को कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं होती. ओके. एक और हमारे पास क्वेश्चन है. जैसे कि हम बोलते हैं आजकल जो हम लोग खाते हैं पीते हैं, इट्स नॉट वेरी ऑर्गेनिक, इट्स नॉट वेरी हेल्दी. जो वेजिटेबल्स हम देखते हैं वो फर्टिलाइजर्स के मदद से उगाई जाती है. क्या इन सब से लॉन्गर रन में कैंसर होना एक चांस हो सकता है? तो अगर मैं इसका हाँ या ना में जवाब दूं तो हाँ हो सकता है. Do I have a lot of scientific data to back my claim? No. क्योंकि ना ये सब इन प्रोसेस है, स्टडीज चल रही हैं. बट हाँ, जो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स होते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, उसमें जो आर्टिफिशियल एजेंट्स डाले जाते हैं, प्रेजर्वेटिव्स हो या पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स जो टाइप के यूज होते हैं, उनसे कैंसर का रिस्क बढ़ता है. ऐसे देयर आर सम स्टडीज टू सपोर्ट दैट क्लेम. माय ओनली थिंग इज दैट हम इससे ना बहुत ज्यादा भागना कितना पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है बोलना. क्योंकि एवरी पर्सन डज नॉट हैव एक्सेस टू ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स. हमें अगर कोई हमसे पूछता है कि क्या मुझे खाना चाहिए, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इफ यू हैव एक्सेस टू इट एंड यू कैन अफोर्ड इट, आप खाइए. पर क्या ये मैंडेटरी है कि आप उसके अलावा कुछ खा नहीं सकते? तो ये बात गलत है. सो अगर हम जंक फूड और प्रोसेस्ड चीजें, पैकेट की चीजें ही कम कर देना, कुकीज, चिप्स, बिस्किट्स, ये सब कम कर दें, सबसे नमकीन, ये सब से ही दूर रहे, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स को धो के कुक करके खा लें, तो आई डोंट थिंक इट इज वेरी हार्मफुल. ओके.
तो आज हमने डिटेल में बात की है कि कैंसर्स, क्या तरीके के कैंसर्स होते हैं, क्या टाइप ऑफ कैंसर्स है जो स्पेसिफिकली विमेन में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट होते हैं. आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. आपने हमारे साथ इतनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की है, हमारे व्यूअर्स की क्वेरीज को रिस्पॉन्ड किया है. वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. Thank you so much for joining us today. Any last words that you have for our viewers? Thank you so much, Vani, and I'm sorry I was late in the beginning. I got caught up in something, but ये मतलब like I said, it's my pleasure to be here और आपके viewers से बात करना. I think मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि whatever, if जो भी हमें आज सुन रहे हैं या देख रहे हैं, if they learn something from us कि कैंसर के क्या signs and symptoms होते हैं, healthy lifestyle क्या होती है, क्या टेस्ट होते हैं, क्या करना है, तो इसी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करें. क्योंकि जितना हम एक दूसरे को बताते हैं, मतलब आई ऑलवेज टेल पीपल कि गो एंड टेल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, बिकॉज जितना हम बताते हैं उतना ही हमें भी याद रहता है और दूसरों का भी फायदा होता है. सो ट्राई टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस एंड कीप इट वेरी सिंपल. हेल्दी लाइफस्टाइल कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, पर सतर्क रहें और कोई भी सिम्टम को इग्नोर ना करें. Okay, so these were the words of wisdom by Dr. Chaturvedi. Thank you so much, Doctor, for joining us today. Thank you. Bye. My pleasure.